हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड का फिजिक्स सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और मतलब हर समय पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। आप 2025 में एग्जाम दोगे, 2026 में दोगे, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो टोटल रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। देखो, फिजिक्स का ये पहला वीडियो है। केमिस्ट्री का पूरा एमसीक्यूज करवा दिए, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो है और ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। कूलम्ब बल है, कूलम्ब फोर्स इज। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हर समय हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो करते हैं, कूलम्ब बल क्या है। तो याद रखना है, कूलम्ब बल केंद्रीय बल है, साथ साथ विद्युतीय बल है, यानी सेंट्रल फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, ए और बी दोनों। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड वाले और रिपीट करते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन को आपको बार बार रिपीट करते हैं और इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। केमिस्ट्री का भी आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं, टोटल 15 सालों का। सेकंड करते हैं, स्काई वेव संचार आधारित है। स्काई वेव कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपॉन। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आयन मंडल द्वारा परिवर्तन, रिफ्लेक्शन बाय आयनोस्फीयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। कभी कभी एग्जाम में पूछता है स्काई वेव का फ्रीक्वेंसी कितना रहता है। तो याद रखना 2 मेगा हर्ट्ज से 2 मेगा हर्ट्ज टू 30 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछता है कि इसका स्काई वेव प्रोपोगेशन जो है, स्काई वेव संचार का जो आपका फ्रीक्वेंसी कितना होता है। तो याद रखना 2 मेगा हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज तक। ओके, टोटल ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट करेक्ट है। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिलाया हुआ है। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि क्वेश्चन ये ऑप्शन गलत है या सही है। ओके, क्योंकि बुक में जो है, जो एक बिहार बोर्ड का बुक आता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। छोटा सा मोटा सा बुक है वो, तो उसमें ऑप्शन आपको गलत लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, उस बुक का नाम है गोल्डन। तो गोल्डन में देखो, मैक्सिमम तो नहीं कर सकते, लेकिन 50% ऑप्शन जो है गलत लिखा हुआ है। तो आप उस बुक पर भरोसा मत करना, बट उससे प्रीवियस क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और हम जितना क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन टाइप करते हैं, जो क्वेश्चन लिखते हैं, तो उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उसको सर्च करते हैं कि हाँ ये सही है गलत है, एनसीईआरटी से मिलाते हैं, तभी जा करके हम ये वीडियो अपलोड करते हैं। ओके, तो याद रखना ये सब बिल्कुल 100% ऑथेंटिक आंसर है। तो स्काई वेव संचार आधारित किस पे। तो स्काई वेव कम्युनिकेशन बेस्ड है आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, रिफ्लेक्शन बाय आयनोस्फीयर। ये स्काई वेव प्रोपोगेशन का डेफिनेशन ही होता है, तो इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया गया है। ठीक है, अगर कभी पूछ दे कि वो कम्युनिकेशन किस पे मतलब उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, मूल गेट बेसिक गेट है, मेन गेट कितने होते हैं। पहले बात तो याद रखना है, ये जो मेन गेट है, जो मूल गेट है, वो 3 होते हैं। कितने होते हैं वो मूल गेट? 3 प्रकार के होते हैं। और याद रखना है वो 3 प्रकार कौन से हैं। तो एंड गेट है, और गेट है और नॉट गेट है। मतलब इन्हीं तीनों गेट से आपका और सब गेट बनता है। जैसे कि एंड गेट से नैंड गेट बनता है, और आपका और गेट से नॉर गेट बनता है। और याद रखना ये जो है आपका 2 नंबर, ये जो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है एंड गेट, और गेट और नॉट गेट के बारे में। तो जब लॉन्ग आंसर टाइप करवाएंगे क्वेश्चन फिजिक्स का, तब वहाँ पे अच्छे से समझाएंगे। अभी आपको याद रखना है मूल गेट कितने होते हैं। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ सकता है कि मूल गेट कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं। तो याद रखना है 3 होते हैं, एंड गेट, नॉर गेट और नॉट गेट। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, रिपीट कर सकता है क्वेश्चन। 4 करते हैं, सामान्य दोष मुक्त आंखों में कॉर्निया कितनी दूरी पर रेटिना होना चाहिए। हाउ फार शुड बी द रेटिना बी फॉर्म द कॉर्निया फॉर द नॉर्मल आई विजन। देखो ये जो होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा कॉर्निया होता है वो रेटिना से 2.5, सॉरी 2.2 सेंटीमीटर, याद रखना ये 2.0 है, 5 गलती से बोल रहे थे। तो 2.0 सेंटीमीटर पे होना चाहिए या 2 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। ओके, तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है ये क्वेश्चन। 5 करते हैं, निकट दृष्टि एवं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्रमशः किस प्रकृति की लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ लेंस शुड बी सुटेबल फॉर द करेक्ट ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया रिस्पेक्टिवली। देखो क्लास 10 में भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ते थे, और देखो क्लास 12 में भी आता है, क्योंकि एक आपका सब्जेक्ट ही है ये। ठीक है, इसमें भी आपका एक चैप्टर है ऑप्टिक्स करके, वहां से आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष जिसे हम इंग्लिश में माइपिया कहते हैं, इसको ठीक करने के लिए डाइवर्जिंग लेंस का आवश्यकता पड़ता है, यानी अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद पूछ पूछ रहा है
सॉरी पहले निकट दृष्टि का बात कर रहा है, ठीक है। देखो निकट दृष्टि यानी जिसे माइपिया कहते हैं, इसे डाइवर्जिंग लेंस से सही किया जाता है, जैसे अवतल लेंस, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, यहाँ पे दूर दृष्टि जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इसे दूर करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपको एग्जाम में रिपीट कर सकता है, तो याद रखना जितने क्वेश्चंस लिए सब सेलेक्टिव है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको टोटल वीडियो देखना है। 6 करते हैं, आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक होता है, ठीक है। द मॉडुलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन लास्ट चैप्टर का है, लास्ट चैप्टर इजी है और इसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो याद रखना 0 और 1 के बीच होता है क्या, तो इसका मॉडुलन सूचकांक या जो इसका जो मॉडुलेशन इंडेक्स है वो किससे किसके बीच रहता है, तो 0 से 1 रहता है एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन का। देखो कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, तो इसका मतलब यही हुआ 0 से छोटा और मतलब 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ क्या राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है, सारांशी होता है, ठीक है, कंजर्वेटिव नेचर का वो होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विद्युतीय आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है, द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ईएसयू। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डेटा याद रखना है 4.7 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। ये क्या है एक बार लिख दे रहे हैं 4.78 इंटू 10⁻⁻10। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर सकता है क्वेश्चन, ये क्या है ईएसयू में मात्रक है, तो याद रखना ये किस में मात्रक है, विद्युत आवेश का क्वांटम का ईएसयू में। 9 करते हैं, किलोवाट घंटा के डब्ल्यू एच मात्रक है, किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो किलोवाट आवर होता है एनर्जी का एसआई मात्रक, ठीक है। किलोवाट किसका एसआई यूनिट है, तो याद रखना एनर्जी का। बात करते हैं पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। अब ये तीनों का आपको अच्छे से याद रखना, पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। वाट को हम लोग बोलते हैं जूल पर सेकेंड, वाट को हम लोग जूल पर सेकेंड पे बोलते हैं। बल आघूर्ण का टॉर्क का एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर। देखो ये सब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो टॉर्क का एसआई यूनिट अगर पूछे तो न्यूटन मीटर होता है, एनएम से डिनोट करते हैं। शक्ति का पूछे तो वाट होता है, वाट को हम लोग 1 जूल पर सेकंड या जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। और किलो वाट घंटा किसका एसआई मात्रक होता है, तो एनर्जी ऊर्जा का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है। 10 कहते हैं समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, ए चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है यही क्या प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो प्रोड्यूस करता है कौन, जो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो चार्ज मूव करता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सामान्य सामान्य रूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब ट्रेंडिंग में एकदम हर समय ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक से क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन एसआई मात्रक से लिए और इजी भी रहता है ये। देखो पोल स्ट्रेंथ का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर सी, इसे बोलते हैं एम्पेयर मीटर। क्या बोलते हैं, एम्पेयर मीटर। हिंदी में भी एम्पेयर लिखाता है, ठीक है, एम्पेयर मीटर, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ए एम इसे शॉर्ट में लिखते हैं। तो पोल स्ट्रेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है, ए एम होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पेयर मीटर बोलते हैं। एंटीना होता है, देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट यूनिट का ये सब क्वेश्चन है, तो याद रखना ये एंटीना क्या होता है, अनुवादी आवृत्ति का प्रतिरोधक, रसिस्टिव अबाउट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछता है 2 मार्क्स में एंटीना क्या होता है, ठीक है। जब लॉन्ग आंसर टाइप में करवाएंगे क्वेश्चन तो वहाँ फिर से आने वाला है एंटीना, और ये जो है ये इसका डेफिनेशन से ही ऑब्जेक्टिव बना दिया है। तो याद रखना अभी के लिए ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर आपको दिमाग में कहीं फिट कर लेना है। अगर ऐसा कुछ हूबहू ऑप्शन पूछ देगा तो आपको ऑप्शन नंबर डी वहाँ टिक कर देना है। बात करते हैं विद्युत प्रकाश प्रभाव किसने दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज गिवन बाय। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विद्युत प्रकाश का प्रभाव क्या होता है। और ये दिया किसने था, तो याद रखना आइंस्टीन ने दिया था। इसे किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक्स किरण की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड एक्स रे। तो याद रखना है इसे की खोज किसने की थी, तो रोन्सजन ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ क्या हमारा राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स रे का भी और आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी। ये तो 2 मार्क्स में भी कुछ पूछता है लॉन्ग आंसर टाइप में, और साथ में इसका ऑब्जेक्टिव भी में पूछा है, तो आइंस्टीन ने खोज की थी, ठीक है। और एक्स रे का आपको याद रखना ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा यहाँ क्या, बिल्कुल हमारा सही जवाब। देखो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट चार्ज पूछ रहा है। एक बार याद रखना, जो विशिष्ट चार्ज का एसआई यूनिट होता है वो कूलम्ब पर केजी होता है। क्या होता है? कूलम्ब पर केजी। और चार्ज का अगर एसआई यूनिट पूछा, सिर्फ आवेश का एसआई यूनिट होता है कूलम्ब। तो हमें क्या निकालना है? कूलम्ब पर केजी निकालना है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो ये देखो कैसे निकालते हैं पहले। देखो बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछा तो उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमास, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास। देखो ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सबको पता है, चार्ज का एसआई मात्रक होता है कूलम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास या द्रव्यमान कितना होता है केजी में, तो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ठीक है, तो इसीलिए हम बताए थे इलेक्ट्रॉन पर कूलम्ब पर केजी होता है विशिष्ट आवेश का एसआई मात्रक। ठीक है, विशिष्ट आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब पर केजी। कूलम्ब किसका? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, अपॉन मास किसका? द्रव्यमान किसका? तो इलेक्ट्रॉन का ही रहना चाहिए। ठीक है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। तो याद रखना, ये ऑप्शन आपको अगर जहाँ मिले तो वहाँ आपको टिक कर देना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन था, कुछ इस टाइप से रिलेटेड था, लेकिन एक चीज़ कर दिया था ये कि सारे ऑप्शन में कूलम्ब पर केजी ये एसआई यूनिट लिख दिया था। यहाँ भी कूलम्ब पर केजी, यहाँ भी कूलम्ब पर केजी, कूलम्ब पर केजी। लेकिन जब आप ये जेईई मेंस सब में अगर एग्जाम में क्या करता है ना, कूलम्ब पर केजी एसआई यूनिट किसी एक ऑप्शन का ही रखता है, तो दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाता है कि कूलम्ब पर केजी होता है इलेक्ट्रॉन विशिष्ट का, यानी इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश यानी स्पेसिफिक चार्ज का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब पर केजी। तो उस समय जिसमें कूलम्ब पर केजी ऑप्शन आता है उसी को टिक कर देते हैं। बट अभी आप लोगों के लिए पूरा काम करवा दिया, मेहनत करवा दिया है ये बिहार बोर्ड वाले में जो आपको ऑप्शन दिया था, क्योंकि सबका ऑप्शन कूलम्ब पर केजी ही डाल दिया था। तो अब इसको निकालना पड़ता है। तो अब ऐसे भी अगर आप याद कर सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। और विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश अपॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, चार्ज अपॉन मास इलेक्ट्रॉन का करके आप सॉल्व कर लेना, तो इतना आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से दिमाग में रखना है फिट करके। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युत प्रतिरोध है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी? देखो, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युत प्रतिरोध होता है 10,000 ओम के आसपास। ठीक है, कितना होता है? तो 10,000 ओम के आसपास। स्वस्थ शरीर मतलब पूरा शरीर हम लोगों का सूखा रहे, उस समय का ये बात कर रहा है। तो हेल्दी मनुष्य में, हेल्दी ह्यूमन के बॉडी में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना होता है? 10,000 ओम के आसपास। कभी कभी ऐसा पूछ सकता है कि मनुष्य अगर गीला हो, ठीक है, यानी मनुष्य अगर कैसा हो, वेट हो या गीला हो, तो उस समय कितना होगा? तो उस समय कितना होगा? तो याद रखना है, जब जब गीला शरीर रहे मनुष्य का, तो उस समय 1000 ओम के आसपास उसका क्या होना चाहिए? उसका रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, जब मनुष्य गीला रहे या वेट रहे तो कितना रहेगा? 1000 ओम। लेकिन जब मनुष्य स्वस्थ है, एकदम ड्राई मूड में एकदम है, ठीक है, तब उसके पास ओम कितना उसका रेसिस्टेंस होना चाहिए? तो 10,000 ओम होना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। निकेल क्या है? देखो, ये ऐसा भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले बात तो हम बता दे रहे हैं, ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय में डिफरेंस आपको याद रखना है। 3 मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और इसे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है ये वाला सब क्वेश्चन। निकेल क्या होता है, आयरन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है। ठीक है, तो अभी निकेल पूछा है, तो याद रखना निकेल जो होता है वो लौह चुंबकीय होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है निकेल। क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक। अब याद रखना है दोस्तों कि Fe भी यही आता है, यानी आयरन का भी ये एग्जांपल आप ले सकते हैं। स्टील भी आपका यहीं पे आता है। जब लॉन्ग ऐसा टाइम बताएँगे तो वहाँ आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग ऐसा टाइप क्वेश्चन जब करवाएँगे तो वहाँ पे ये सब भी ऑप्शन वहाँ पे फिर से आएगा। एग्जांपल स्टील हो जाएगा, आपको कोबाल्ट होगा। ये सब कैसा होता है? तो लौह चुंबकीय होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना है। यही क्वेश्चन रिपीट कर देगा एग्जाम में। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट कर देता है। तो याद रखना ये क्या कैसा होता है आपका निकेल, तो फेरोमैग्नेटिक होता है, लौह चुंबकीय। बाद बाकी जब इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करवाएंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप में, इन तीनों में डिफरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर? देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेंथ में भी हम लोग पढ़ते थे। क्या होता है? अनंत होता है प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है? तो अनंत होता है। अच्छा, प्लेन मिरर क्या होता है? जो हमारे घर में जो शीशा जो मिरर रहता है वो कैसा होता है? प्लेन मिरर होता है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई, इसको टिक कर देना। जितना क्वेश्चन बताएं सारा वीवीआई है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब बात करते हैं 19। लेंस
की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंस पावर? देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायप्टर होता है, डी से इसे क्या करते हैं, सिंबलाइज़ करते हैं। तो याद रखना डायप्टर होता है लेंस की क्षमता का, या एसआई मात्रक किसका होता है, लेंस पावर का। इंपॉर्टेंट है, ईजी भी क्वेश्चन है। 20 करते हैं, मनुष्य की आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई। देखो कैसा इमेज बनता है, तो वास्तविक और उल्टा इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। कहाँ पे, तो मनुष्य की आँख की रेटिना पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपको अच्छे से याद रखना है इसे। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का 21। देखो छोटा-छोटा वीडियो बनता है 30 मिनट का या 20 मिनट का। तो आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, ठीक है? और जो बायोलॉजी वाले होते हैं तो उनको बायो भी पढ़ना है, साथ में हिंदी भी पढ़ना है। तो मान के चलो 3 आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ना है। तो एक दिन में छोटा वीडियो डालने का मतलब ऐसा रहता है कि आप उसको अच्छे से लेटेस्ट, या फिर आप सो रहे हैं या फिर आप जब भी देख रहे हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव दिमाग में चलेगा कि हाँ, ऐसा-ऐसा ऑब्जेक्टिव आ रहा है टोटल वीडियो देख कर के। उसके बाद बाकी आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, आप और भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इसीलिए छोटा वीडियो डालते हैं कि आप एक दिन में पूरा सब्जेक्ट को आप अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है? तो याद रखना है इसीलिए इतना छोटा, और इस वीडियो में आपको टोटल चीज़ मिल गया कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आप एक बार पूरा वीडियो देख कर के आप दिमाग में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और हम जितना ऑब्जेक्टिव बताते हैं तो सबके बारे में एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि क्यों इसका सही है और इसमें क्या-क्या, इसमें और खूब पॉइंट याद रखना है, तो वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। ओके, देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन-सी राशि अदिश या स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है? देखो अदिश राशि कौन-सी होती है? स्केलर क्वांटिटी कौन-कौन सी होती है पता है? देखो पहले अदिश राशि क्या होती है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ केवल परिणाम पे, ठीक है? केवल परिणाम पे। तो याद रखना केवल परिणाम पे ये क्या निर्भर करती है। मेरा थोड़ा-सा बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा राइटिंग नहीं बनता है यहाँ पे, ठीक है? परिणाम पे, ठीक है? और ये जो होता है अदिश राशि जो होता है स्केलर क्वांटिटी, ये दिशा पे जो है निर्भर नहीं करती है, दिशा पे निर्भर नहीं करती है। ठीक इसका उल्टा होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो डायरेक्शन के साथ-साथ डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, ये दोनों पे निर्भर करती है, ठीक है? और ये एक एक होता है आपका सदिश राशि, जो सदिश होता है वो बता दे रहे हैं यहाँ पे दोनों में डिफरेंस। ये क्या करता है दोनों पे, यानी परिणाम पे भी और दिशा पे भी, दोनों पे निर्भर करता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखना, अभी हम लोग से पूछ रहा है इनमें से कौन-सी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी इनमें से कौन-कौन सी है, तो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रख लेना। देखो, आवेश जो चार्ज होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है? स्केलर क्वांटिटी होता है। धारिता कैपेसिटेंस क्या होता है, डायरेक्ट हम ऐड करते हैं, ठीक है? कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ता, या 1/C1 1/C2 करते हैं, ठीक है? और उसी तरह चार्ज करते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन का यूज़ नहीं करते हैं। तो देखो आवेश हो जाएगा यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, धारिता हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? विभव हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा हमारा क्या, स्केलर क्वांटिटी। तो ये तीनों स्केलर क्वांटिटी, विद्युत तीव्रता जो होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हमसे पूछा था कौन सी क्वांटिटी, देखो 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए, बी, सी, और तीनों सही है। ठीक है, हो सकता है कभी-कभी ऐसा पूछ देता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, तो याद रखना इनमें तीनों ऑप्शन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है शुरू का तीनों, और लास्ट का कैसा है ये, विद्युत तीव्रता कैसा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो कभी आपसे ये पूछ देता है इनमें से कौन-सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इनमें से कौन-सी राशि जो है वो अदिश राशि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी वहाँ सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा आपसे इनमें से कौन-सी राशि या राशियाँ, देखो राशियाँ भी लगा दिया है कि अदिश है, तो ये तीनों कौन-सी राशि है आपकी, ये अदिश राशि है, ठीक है? तो देखो मिलेंगे अब अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दिए, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।